नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ एफएम के अंदर, जिसका नाम है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। न्यू सिलेबस 2022 में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? जब एक कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट ना कर पाए, मतलब उनकी जो एसेट्स है उनको बेचने पे जो पैसा मिल रहा है वो पैसे से वो अपनी पूरी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन की स्थिति को पता लगाने को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस क्या है? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है फर्म की व्हेन इट इज़ अनेबल टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन। मतलब कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? जब एक कंपनी लिक्विडेशन होने की संभावना हो किसी कंपनी की, ऐसी परिस्थितियों को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ ए कंपनी इज इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज इट्स टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी मूव टुवर्ड लिक्विडेशन। मतलब अभी लिक्विडेशन हुआ नहीं है, लेकिन लिक्विडेशन कभी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति को कंपनी की हम कहते हैं कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस बाय अ कंसर्न। मतलब जब कंपनी के पास में पैसे की कमी हो और भुगतान उनको ज़्यादा करना हो, ऐसी क्राइसिस को, ऐसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने को हम कहते हैं डिस्ट्रेस एनालिसिस। It also analyzes various causes responsible for financial distress of a firm, provides the effective tool for prediction of distress and shows the remedies to get out the financial crisis। मतलब डिस्ट्रेस एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कौन कौन से कारण कॉर्पोरेट जो डिस्ट्रेस है फर्म का उसके होने की वजह है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनके क्या क्या इफेक्टिव टूल्स हैं जिनसे हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी में पैसे भुगतान करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए एक मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? क्या ये फ्यूचर में जो मुझे कह रहे थे 10 साल बाद हम आपको आपका पैसा डबल करके लौटा देंगे, क्या वो मेरा पैसा मुझे डबल करके लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे? पता चला 10 साल बाद तो कंपनी का बट्टा बैठ गया, मतलब कि लिक्विडेट हो गई, वो तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाएंगे, डबल तो दूर की बात है। तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी भी फर्म का फ्यूचर में कभी भी लिक्विडेशन हो सकता है, उसको पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन करने का फ़ायदा ये होगा कि हम उस कंपनी में पैसा लगाएं ना लगाएं, और लगाएं तो कितने साल के लिए लगाएं, कब तक उस कंपनी का लिक्विडेशन होने की संभावना है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल, हम पता लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन मॉडल हमारे 2 आधार हैं इसके कैलकुलेट करने के। पहला यूनिवेरिएट मॉडल। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस है उसे कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल जो सिंगल फाइनेंशियल वेरिएबल को कंसीडर करके प्रिडिक्शन करता है, मतलब कि एक ही वेरिएबल को कंसीडर करके हमें बता देता है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस के बारे में। जैसे आपके मान लीजिए डेट इक्विटी रेशो है, या आपके पास में डेट टू टोटल फंड्स रेशो है। डेट टू टोटल फंड्स में अब डेट की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए और टोटल फंड्स आपके पास है 8 लाख। तो 10 लाख की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास सिर्फ 8 लाख रुपए की असेट्स है, मतलब कभी भी कंपनी फ्यूचर में पूरा पैसा नहीं दे पाएगी लोगों का। तो हम एक सिंगल रेशो से पता लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी की हालत खराब होने वाली है। दूसरा आपके पास है मल्टीवेरिएट मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम बहुत सारी रेशियोज़ को, बहुत सारे बेसिस को, बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करके किसी कंपनी के बारे में बताते हैं कि इस कंपनी का कब लिक्विडेशन होगा, कब नहीं होगा, क्या होल लाइफ इनका लिक्विडेशन नहीं होगा, या होगा तो 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलती है। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज़ क्या है? कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज़ ये है कि आप यदि एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी आपके लिए सेफ है, कौन सी रिस्की है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में आपको पैसा टाइम पे दे पाएगी, कौन सी कंपनी आपको फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाएगी, कौन सी कंपनी मोर रिस्की है, कौन सी लेस रिस्की है। आप इन सब बातों को जान सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सबसे पहला ऑल्टमैन जेड स्कोर। ये वो जेड स्कोर है जो आपको बताएगा कि किसी कंपनी में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करें या ना करें, ठीक है ना। तो इन 1968 एडवर्ड आई ऑल्टमैन डेवलप द मल्टीवेरिएट मॉडल। मल्टीवेरिएट का मतलब तो आप समझ गए, जहाँ पे हम किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को जानने के लिए एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करके अपना डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं मल्टीवेरिएट मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। मिस्टर जो एडवर्ड है, जो ऑल्टमैन है, इन्होंने 66 कंपनियों को बेस लेके अपना फॉर्मूला डेवलप किया जिसका नाम है ऑल्टमैन जेड स्कोर। एक स्कोर ही आपको देंगे, उसके बेस पे ही आपको बताएंगे कि क्या ये कंपनी सेफ है या नहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए। तो ऑल्टमैन ने जब
ये फॉर्मूला डेवलप किया जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, उनमें उन्होंने टोटल 66 कंपनियों को लिया, जिसमें से 33 फेल्ड कंपनी है और 33 नॉन फेल्ड कंपनी है। फेल्ड कंपनी का मतलब जिनका बट्टा बैठ कर दिवालिया हो गई, और 33 जिनका दिवालिया नहीं हुआ। ऐसी 66 कंपनियों को बेस लिया और उनकी 22 रेशो कैलकुलेट की, विच हैड बीन डीम्ड टू बी द प्रिडिक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस, और उनको माना गया कि इससे हम कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर सकते हैं। वर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसको कंसीडर करके उन्होंने अपना आंसर दिया। आउट ऑफ 22 अकाउंटिंग रेशियो ही सिलेक्टेड 5 ratios which had been deemed as the best predictor of corporate distress prediction। पहले उन्होंने 66 कंपनी ली, 33 फेल्ड, 33 अनफेल्ड। फिर उनमें 66 कंपनियों में कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को प्रिडिक्ट करने के लिए उन्होंने 22 रेशो का फायदा लिया, मतलब 22 रेशो का यूज़ किया। उन 22 रेशो में से जो बेस्ट 5 रेशो थी उनको कंसीडर करके उन्होंने अपना ऑल्टमैन जेड स्कोर डेवलप किया। तो ऑल्टमैन जेड स्कोर को डेवलप करने के लिए ऑल्टमैन ने 66 कंपनियों में से पहले 22 रेशो का सिलेक्शन किया, 22 में से 5 रेशो का सिलेक्शन किया, और उसके आधार पर उन्होंने एक स्कोर बताया आपको कि यदि ये स्कोर आपका आता है या इससे ज़्यादा आता है या इससे कम आता है, तो आप उस कंपनी में जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी परिस्थिति उस समय क्या होगी जब ये आपने स्कोर निकाला होगा। ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल इज ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द चांसेस ऑफ बैंकरप्सी। मतलब ये आपको बताता है, प्रिडिक्शन करके देता है कि किस कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस कितने हैं। ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल कंबाइन 5 फाइनेंशियल रेशियो टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन नेक्स्ट 2 ईयर। मतलब अगले 2 साल में कौन सी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है उसकी प्रिडिक्शन करके आपको ये बताएगा। कौन बताएगा? ऑल्टमैन जेड स्कोर। द पर्पज ऑफ दीज 5 सेलेक्टेड रेशियोज आर एज फॉलोज: टू मेजर लिक्विडिटी ऑफ द पोजीशन, टू मेजर री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग ऑफ द फर्म, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, टू मेजर फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ द फर्म, टू मेजर सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म्स असेट। मतलब जो फर्म की असेट्स हैं उनका यूज़ करके हम कितनी सेल जनरेट कर सकते हैं उसकी मेजरमेंट हमें करके बताते हैं। कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है उसको मेजर करके बताते हैं। जो प्रॉफिट हम कमा चुके हैं उसको री इन्वेस्ट हम कैसे करेंगे वो हमें बताते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं ऑल्टमैन जेड स्कोर की 5 रेशो से। सबसे पहले 1968 में ऑल्टमैन ने एक मॉडल डेवलप किया जिसका नाम रख दिया ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। इस मॉडल को बनाया गया किसके लिए? पब्लिक हेल्ड कंपनी के लिए। ध्यान रखना, ये मॉडल अभी 1968 में जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया था भाई? पब्लिक हेल्ड कंपनी के लिए, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक हेल्ड। बाद में फिर उन्होंने प्राइवेट के लिए भी सोचा, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं जो प्राइवेट और पब्लिक नहीं होती उनके लिए भी उन्होंने जेड स्कोर मॉडल डेवलप किया। क्योंकि बैंकक्रप्ट तो कोई भी हो सकता है ना भैया। बैंकक्रप्ट ये थोड़ी कि खाली पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों कंपनी को हटा के एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक आपका पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अभी इन्होंने 1968 में जो सबसे पहले मॉडल डेवलप किया वो किसके लिए किया? पब्लिक हेल्ड फर्म के लिए। हाँ जी, इस फर्म पब्लिक हेल्ड फर्म के लिए 1968 में जो ऑल्टमैन ने जेड स्कोर मॉडल डेवलप किया उसमें उन्होंने 5 रेशो यूज़ किए हैं। पहली रेशो वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशो, दूसरा रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट रेशो, EBIT टू टोटल एसेट रेशो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू टोटल डेट रेशो, सेल टू टोटल एसेट रेशो। ये 5 रेशोज हैं जिनका इस्तेमाल करके ऑल्टमैन ने एक जेड स्कोर डेवलप किया है, और उस स्कोर के हिसाब से उन्होंने बताया कि अगले 2 साल के अंदर कौन सी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जेड स्कोर को निकालने के लिए जो ये रेशोज निकाली गई हैं, उस रेशो में जो पहली रेशो है जिसको हमने डिनोट किया है X1 से, X1 को उन्होंने वेटेज दी है 1.2 टाइम्स, दूसरे को वेटेज दिया 1.4 टाइम्स, तीसरे को 3.3, फिर 0.6, और लास्ट वाले को उन्होंने दिया 0.999। कई बुक्स में 0.999 की जगह राउंड ऑफ करके क्या लिखा है? 1 भी लिखा हुआ है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 0.999 1 के बराबर होता है। बट जो ओरिजिनल फार्मूला जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें ऑल्टमैन के द्वारा जो 22 में से मेन 5 रेशो थी, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशो, रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट रेशो, EBIT टू टोटल एसेट रेशो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू टोटल डेट रेशो एंड सेल टू टोटल एसेट रेशो। इन रेशो में पहली रेशो को वेटेज दिया गया 1.2 टाइम्स, दूसरी को 1.4 टाइम्स, तीसरे को 3.3 टाइम्स, फोर्थ को 0.6 टाइम्स, और लास्ट वाले को अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 1 या 0.999 टाइम। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से ऑल्टमैन कहता है मैं बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में कौन सी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। इफ जेड ग्रेटर देन 2.99, यदि जो आंसर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे उसकी वैल्यू 2.99 से ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं नॉन फेल्ड और नॉन डिस्ट्रेस्ड फर्म। मतलब कि यहाँ पर
जो कंपनी है वो बहुत अच्छी हालत में है, उसके बैंकक्रप्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। यदि आपका जो स्कोर है वो 1.81 से कम है, 1.81 से कम है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं जो फर्म है, जो कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी कौन सी है, फेल्ड कंपनी है, मतलब कि डिस्ट्रेस फर्म है। ऐसी कंपनी का अगले 2 साल में 100% बैंकक्रप्ट होने के चांसेस हैं। इस कंपनी में जितनी जल्दी हो आप अपना पैसा बाहर निकालें। यदि आपको पता चल जाए उनका जेड स्कोर जिस कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है वो 1.81 से कम है। यदि आपका स्कोर 1.81 या उससे ज़्यादा है, 1.81 या उससे ज़्यादा है लेकिन 2.99 या उससे कम है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना तीसरे वाले कंडीशन में 1.81 के बराबर या उससे ज़्यादा, 2.99 या उससे कम, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो मिक्स्ड कंपनी है, ना बहुत अच्छी है हालत में ना बहुत बुरी हालत में, मतलब कि डामाडोल है। मिक्सचर ऑफ फेल्ड एंड नॉन फेल्ड एलिमेंट्स विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन इट्स सॉल्वेंसी स्टेटस। ऐसे केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको बार बार इस फॉर्मूले से जेड स्कोर निकाल के देखना पड़ेगा कि कंपनी अब एवरेज से बुरी कंपनी बनने जा रही है या एवरेज से बेटर बनने जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं भाई ये बेटर है, ये पुअर है और ये एवरेज है। 3 सिचुएशन हो गई। यदि आपका जेड स्क्वायर 2.99 से ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब 3 है, जेड इक्वल टू 3 है या उससे ज़्यादा है। 2.99 से ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि भाई आपका जो स्कोर है वो 3 है या 3 से ज़्यादा है। 1.81 से कम है, ठीक है ना, या 1.81 या उससे ज़्यादा है, 2.99 या उससे कम है, तो आपका एवरेज है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ और ऐसे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। हम ये कह सकते हैं कि हमें ये जो ऑल्टमैन जेड स्कोर है उसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ऑल्टमैन कहता है कि भाई जो स्कोर आता है वो 3 तरीके का स्कोर होता है। 1.81 से कम, तो मतलब 1.8 तक है। यदि 1.81 से कम का मतलब क्या होगा, 1.8, तो आपका डिस्ट्रेस जोन है, मतलब कि आप पुअर कंडीशन में है, आपकी हालत बहुत नाजुक है, मतलब आपको आपकी जो कंपनी है वो कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। लेकिन यदि आप ग्रीन जोन में हैं, ग्रीन जोन का मतलब सेफ, जहाँ पे आपका जो जेड स्कोर है वो 2.99 से ज़्यादा है, मतलब कि 3 या 3 से बड़ा है, तो उस केस में आप सेफ जोन है, नो बैंकक्रप्सी, मतलब कोई बैंकक्रप्सी के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रे जोन में हो तो ये मिक्स्ड हो गया, ये मिक्स्ड हो गया, ये सेफ हो गया, ये रिस्क है, और ये एवरेज सिचुएशन है जहाँ पे आप मिक्स सिचुएशन में है, आपका डिस्ट्रेस जोन भी है और आपका सेफ जोन दोनों मिल गया। तो जितना आपका स्कोर यहाँ पे राइट पे जाता जाएगा उतना आप सेफ जोन पे जाते जाएंगे, जितना लेफ्ट में जाएगा उतना आपका स्कोर कम होता जाएगा, मतलब रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप रिस्क जोन में है तो रिस्क से पहले आप एवरेज में आइए, एवरेज से कहाँ पे जाइए, सेफ में जाइए, कोशिश कीजिए। तो और उसके लिए आपके जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये इम्प्रूव होंगे उतना आपका जो जेड स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। देखो यदि हम 5 रेशो में देखें तो डिनोमिनेटर 4 रेशो में तो टोटल एसेट ही है। यदि 5 रेशो की बात की जाए तो उनमें से 4 रेशो में डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स हैं। मतलब आपको यदि अपना जेड स्कोर को इम्प्रूव करना है, जेड स्कोर को इम्प्रूव करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करनी पड़ेगी, रिटेन अर्निंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, ईबीआईटी इंप्रूव करना पड़ेगा, सेल इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि ये 4 चीज़ आप इंप्रूव कर पाते तो आपका जेड स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि टोटल एसेट तो सब केसेस में 4 में से सेम ही है। तो मेन आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की वजह से, आपका पड़ेगा रिटेन अर्निंग की वजह से, आपका ईबीआईटी की वजह से और आपका पड़ेगा सेल की वजह से। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका जेड स्कोर ज़्यादा होगा और आप सेफ जोन में फटाफट से पहुंच जाएंगे। और जितना ये कम होता चला जाएगा उतना आपका जेड स्कोर घटता जाएगा और आप एवरेज पे आ जाएंगे सेफ से, और लास्ट में कहाँ पे पहुंच जाएंगे, रिस्क सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी सबको मेरी, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। चलिए तो अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, वो 1968 में जो पहली बार ऑल्टमैन ने जेड स्कोर डेवलप किया था, फॉर्मूला डेवलप किया था, वो सिर्फ किसके लिए किया था, पब्लिक हेल्थ के लिए। कुछ सालों बाद उन्होंने फिर ये फॉर्मूला 1983 में प्राइवेट हेल्थ फर्म के लिए भी बना दिया और नॉन कंपनी के लिए भी बना दिया, चाहे वो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, उनको छोड़कर जो बाकी कंपनी है अदर देन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गए, कोई भी ABC, राम एंड श्याम एंड सन्स, ऐसे कोई फर्म खुल जाए या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उनके लिए भी उन्होंने जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है, जो मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब है कि ऑल्टमैन के 3 फॉर्मूले हो गए, एक पब्लिक के लिए, दूसरा प्राइवेट फर्म के लिए और तीसरा
नॉन कंपनी के लिए, नॉन कंपनी का मतलब क्या हुआ, ना पब्लिक लिमिटेड है ना प्राइवेट लिमिटेड है, अदर देन लिमिटेड कंपनी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसके अंदर हमें फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटेड टू बेड पास्ट लिमिटेड कैलकुलेट ऑल्टमैन जेट स्कोर एंड कमेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ऑल्टमैन का जो जेट स्कोर है वो कैलकुलेट करके बताना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपको कमेंट भी लिखना है कि भाई कंपनी कौन सी सिचुएशन में है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट निकाल के दिया हुआ है, जो आप इक्वल टू लिख सकते हैं 0.25, मतलब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आप इसे लिख सकते हैं 0.30, आप लिख सकते हैं 0.15, आप लिख सकते हैं 1.50, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2.00, 2 टाइम्स का मतलब 2.00। अब सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टमैन जेट स्कोर कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टमैन जेट स्कोर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि भाई ये जो कंपनी है बेड पास्ट लिमिटेड ये पब्लिक है या प्राइवेट है। तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसकी जो पहचान है वो किससे करते हैं, मार्केट वैल्यू से। यदि मार्केट वैल्यू दे रखी है तो पब्लिक है, और यदि मार्केट वैल्यू की जगह बुक वैल्यू लिखा है तो हम मान के चलते हैं प्राइवेट है। तो अभी यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो पब्लिक के केस में हम शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, प्राइवेट के केस में मार्केट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर शेयर्स का खरीदना बेचना मार्केट में होता ही नहीं है। तो पता कैसे चलता है कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, तो मुझे पता चल गया कि यदि मार्केट वैल्यू दे रखी है इक्विटी शेयर की, तो ये कंपनी कौन सी हो गई, पब्लिक। और पब्लिक हो गई तो हमें जो मॉडल यूज़ करना है वो 1960 कौन सा वाला यूज़ करना है, 8 वाला यूज़ करना है। और यदि बुक वैल्यू लिखी होती तो हम यूज़ करते 1983 का जो नया मॉडल था जो प्राइवेट कंपनी के लिए लेके आए थे वो यूज़ करते, जो थोड़ी देर में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जेट स्कोर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखो, हमने इसको नाम दे दिया x1। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए किसका नाम x1 होना चाहिए, किसका नाम x2 होना चाहिए, किसका नाम x3 और किसका नाम x4 x5। तो वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट x1, रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट x2, EBIT आपके पास क्या आ जाएगा x3, ये आपके लिए हो गया x4, और ये आपके पास है x5। तो सबसे पहले हमारे पास में जो जेट स्कोर निकालने का फॉर्मूला था, जेड इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है 1.2 इंटू x1, या डायरेक्टली x1 लिख सकते हैं, प्लस आपके पास में है 1.4 इंटू, या खाली x2 लिख दो, हाँ जी 3.3 x3, 0.6 x4 और 0.999 x5। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 0.999 x5। ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। अब 1.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.25 से। 1.4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.30 से। हाँ जी, 3.3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.15 से, और 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, और आपके पास में 0.999 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए वैल्यू कितनी कितनी आती है आपके पास में, मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए कितनी कितनी वैल्यू आती है, फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी, फटाफट से देखिए, 1.2 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.25 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.30, आपके पास आ जाएगा कितना 4.2। हाँ जी, 1.4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.42। हाँ जी, 3.3 को मल्टीप्लाई किया 0.15 से तो 0.495, 0.90, और 0.999 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके पास आ जाएगा 1.99
8, ठीक है ना जी। अब इस तरीके से यदि हम सबको ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा, और इन सबका सम कर लेते हैं 0.3 प्लस 0.42 प्लस 0.495 प्लस 0.9 प्लस 1.998, तो आपके पास जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 4.113, जो कि आपका 2.99 से ज़्यादा है, 2.99 से ज़्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जेड स्कोर is 4.113 which is higher than 2.99, यानी 2.99 से ज़्यादा है, hence bad past limited is in सेफ जोन, ठीक है ना। एंड तो हम ये कह सकते हैं जो बैड पास लिमिटेड कंपनी का नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वो सेफर जोन में है, और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं वो नॉन बैंकक्रप्ट कंपनी है, अगले 2 साल में कोई बैंकक्रप्सी के चांसेस इस कंपनी के नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट से मुझे आप। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट x1 है, रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट x2 है, EBIT टू टोटल एसेट x3 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बुक वैल्यू ऑफ डेट, डेट का मतलब टोटल डेट, टोटल डेट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी आ जाएगा और करंट लाइबिलिटी भी आ जाएगा, यानी सेल टू टोटल एसेट, ये सब आपके पास में रेशियो के नंबर है, x1 x2 x3 x4 x5, पहले की वेटेज है 1.2, दूसरे की वेटेज है 1.4, 3.3, 0.6 एंड 0.999, जिसका यूज़ करके हम अपना आंसर निकालेंगे। आंसर यदि 2.99 से ज़्यादा रहे, इसका मतलब कंपनी जो है वो सेफर जोन में है, ऐसे में हम कह सकते हैं कंपनी की बैंकक्रप्सी के कोई चांसेस नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से मुझे करके दिखाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, सब कुछ ऐसी है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर आपके पास में पहले से ही फ्रैक्शन में हमें करके दिया हुआ है 0.45, जो आपके लिए x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 x4 और 3.00 इक्वल टू x5, ठीक है ना। 3.00 की जगह आप खाली 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले वर्किंग कैपिटल आएगा, फिर रिटेन अर्निंग, WREMS ऐसे याद कर सकते हो, WREMS, W का मतलब वर्किंग कैपिटल, R का मतलब रिटेन अर्निंग, E का मतलब EBIT, M का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और S का मतलब हो गया सेल्स वैल्यू। ध्यान रखना है इस तरीके से आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्ट्समैन जेड स्कोर, और इसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, छोटा सा एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है, 1.2 x1, 1.4 x2, 3.33, हाँ जी 3.3 x3, 0.6 x4 और 0.999 x5। छोटे से फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और पता लगा लीजिए कंपनी फ्यूचर में सेफर जोन में है या नहीं। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 0.45 से, 1.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, ठीक है ना।
3.3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, और 0.999 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। और फटाफट से मुझे बताइए वैल्यू कितनी कितनी आ रही है ताकि मैं उसका आंसर लिख सकूं। हाँ जी, पहला आपके पास में कितना आ जाएगा 0.54, 0.35, हाँ जी 0.99, 1.50 और 0.999 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2.997। अब सबका टोटल करके देख लो भाई, सबका टोटल करके देखते हैं तो आपके पास आता है 6.38। यदि हम लास्ट में राउंड ऑफ कर देते, नहीं तो वैसे भी चेक कर लेते कितना आता है। 0.54, 0.35, 0.99, 1.5, 2.997। हाँ जी 6.377 आ रहा है। आप इसे राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो 6.38 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। अब यदि आप देखें जेड स्कोर की जो वैल्यू आ रही है वो 2.99 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी सेफर जोन में है। तो यहाँ पे आपको कमेंट क्या लिखना पड़ेगा, सिंस कंपनीज प्रेजेंट जेड स्कोर is 6.38 as per Altman jet score, which is higher than 2.99. Hence, company is in safe zone and not a bankrupt कंपनी। हाँ जी, bankrupt कंपनी भी नहीं है, मतलब सेफर जोन में है। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें फटाफट से नोट कीजिए, कोई दिक्कत आता तो मुझे बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर। चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको या तो रेशो निकाल के दे रखी होगी या आपको पहले खुद रेशो निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैंने दो सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, दोनों में हमें क्या करना है, रेशोज़ निकाल के दे रखी हैं x1, x2, x3, x4, x5 जिनको हमने डिनोट कर रखा है। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास दोनों एग्जाम्पल जो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी, कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं, तो मैंने बुक आपको प्रोवाइड किया, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे तो ये रेशियोज आपको निकाल के दे रखी है, सिर्फ आपको क्या करना है, जेड स्कोर निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अमित इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ऑफ टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। मिस्टर अमित कौन है, एक पर्सन जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में से किसी एक कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं।
मतलब इन्वेस्टर हो गया मिस्टर अमित। अमित कौन है भैया? इन्वेस्टर, जिसको बॉन्ड्स खरीदने हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में से किसी एक कंपनी में। ही हैज़ रिसेंटली रिसीव अ सम ऑफ रुपीज 35,50,000 और यहाँ पर उन्होंने कितने लाख रुपए रिसीव कर लिए? 35,50,000 रुपये रिसीव कर लिए। कहाँ से? सेल ऑफ मार्केट रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट इट इज़ इन्वेस्टेड इन 10 ईयर्स बैक। मतलब कहीं पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 10 साल पहले, वो इन्वेस्टमेंट उसने बेच दी, जहाँ से उसके पास में 35,50,000 रुपये आ गया। ही इज़ नियरिंग रिटायरमेंट एज एंड डिज़ायर टू अंडरटेक मिनिमम रिस्क इन हिज इन्वेस्टमेंट। मिस्टर जो अमित है वो रिटायरमेंट एज पे है और वो कहते हैं मैं ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे रिस्क क्या हो, मिनिमम हो। ही इज़ ऑल्सो वरीड अबाउट द डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद हिज इन्वेस्टमेंट एंड डिज़ायर टू एक्सेस द चांस ऑफ द कंपनी गोइंग बस्ट। फॉर द पर्पज ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ही रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अपने बचपन के दोस्त को उन्होंने याद किया जिसका नाम है सुमित, हु इज़ करेंटली इन टू फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। मिस्टर अमित एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपने बचपन के दोस्त सुमित को फ़ोन किया, बातचीत की उससे। और मिस्टर सुमित कौन है? फाइनेंशियल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो अपने दोस्त को एडवाइस देना चाहते हैं। ही रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेस द बैंक्रप्सी रिस्क एसोसिएटेड विद 2 कंपनीज। मतलब मिस्टर अमित ने मिस्टर सुमित को कहा कि भाई मुझे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनी की फ्यूचर में बैंक्रप्सी होने के क्या रिस्क हैं, क्या चांसेस हैं, उसके बारे में बताओ। ऐसा ना हो कि मैं किसी कंपनी में पैसा लगा दूं और मेरा पैसा डूब जाए और मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि ये पैसा आपका बचा सकूं। क्योंकि भैया भाई रिटायरमेंट एज का मतलब क्या होता है कि अब आप 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 के बाद में अब आपकी जॉब भी नहीं रहेगी और ना बिजनेस करने की इतनी बढ़िया हालत रहती है। बंदा चाहता है भाई बची हुई ज़िंदगी शुक्रगुजार, मतलब आराम से निकल जाए मेरी। तो ऐसे में मिस्टर अमित ने अपने फ्रेंड को सुमित को फ़ोन किया और कहा कि यार 2 कंपनी में से किसी एक कंपनी के मैं बॉन्ड्स खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे इनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं पता लगा सकूँ किस कंपनी में मुझे पैसा लगाना और किस कंपनी में मुझे पैसा नहीं लगाना। फॉर द पर्पज ही लुक्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 कंपनीज विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट और गिवन बिलो। आपके पास में 2 कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। दोनों कंपनी की आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है, सेल्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है और साथ में टोटल डेट्स गिवन है। बट इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले x1, x2, x3, x4, x5 पांचों रेशियोज निकालनी पड़ेगी। देन उसके बाद में जो ऑल्टमैन जेट स्कोर का फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करके आपको पता लगाना है कि क्या वो 2.99 से ज़्यादा है या नहीं, और यदि 2.99 से ज़्यादा है तो वो सेफर जोन है, और दोनों का यदि 2.99 से ज़्यादा आता है तो कौन से का ज़्यादा है हम उसको सजेस्ट कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा सेफर जोन में होगा। तो इस तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है मिस्टर अमित ने मिस्टर सुमित को एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की, मिस्टर सुमित को एडवाइस करना है मिस्टर अमित को कि ऑल्टमैन जेट स्कोर के हिसाब से वो किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनी की अलग अलग x1, x2, x3, x4, x5 जो 5 रेशियोज होती हैं वो हमें निकालनी पड़ेगी। और जिसमें पहला पॉइंट आपके पास है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, दूसरा रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, तीसरा ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट, चौथा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, और लास्ट आपके पास है सेल्स, हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल डेट्स। टोटल डेट्स 4 जगह एसेट्स आता है, 1 जगह डेट्स आता है। तो पॉइंट नंबर 4 जो x4 है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और लास्ट आपके पास आ जाएगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो देखिए भी क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, दूसरा आपके पास में है रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स, तीसरा आपके पास में है ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, चौथा आपके पास में है मार्केट वैल्यू
ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट्स। अब टोटल डेट्स यदि दे रखी है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दोनों को जोड़ना पड़ता है बेटा। और लास्ट में आपके पास में क्या आ जाएगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये हमें दोनों कंपनी का निकालना पड़ेगा, फटाफट से निकालते हैं। वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, पहले पास हमारे पास है वैल्यू 6 लाख, टोटल एसेट आपके पास है 10 लाख, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6, फिर आपके पास में है 5 लाख, वैल्यू आपके पास में है 10 लाख, और फैक्टर आपके पास में आ जाएगा 0.5, जो रेशियो कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपके पास में है 7.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, और आपके पास में आ जाएगा 0.75। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 15 लाख, जबकि टोटल डेट्स आपके पास कितने 8 लाख, और वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15 लाख डिवाइड बाई 8 लाख 1.875। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेल्स, जो कि 12 लाख है क्वेश्चन में, और आप इसे डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट 10 लाख से, तो आपके पास आ जाएगा 1.2। सेम इसी तरीके से आपको वाई लिमिटेड का आंसर निकालना है, वाई लिमिटेड की रेशियोज निकालनी है। तो वाई लिमिटेड की रेशियोज निकालने के लिए हमने लिखा 7 लाख, और टोटल एसेट आपके पास है 12 लाख रुपए, फिर आपके पास है 9.5 लाख रुपए डिवाइड बाई 12 लाख, फिर 7.5 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, फिर आपके पास में है 18 लाख डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू ऑफ डेट्स कितना आपके पास में 10 लाख। हाँ जी, सेल आपके पास में है 15 लाख, और आपके पास में कितना आ जाएगा 12 लाख। हाँ जी, फटाफट से रेशियो बताइए। पहली रेशियो आपके पास में आती है 0.58, दूसरा आपके पास आता है 0.79, तीसरा आपके पास आता है 0.625, और नेक्स्ट आपके पास में है 1.8, और फिर आपके पास है 1.25। इस तरीके से हमने ऑल्टमैन जेट स्कोर के लिए जो 5 की रेशियो हमें चाहिए होती है वो हमने निकाल ली है। अब उसके बाद में जो ऑल्टमैन ने हमें सजेस्ट किया है फार्मूला जेट स्कोर निकालने के लिए, उस फार्मूले का यूज़ करना है और पता लगाना है कि भाई एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में मिस्टर अमित जो इन्वेस्टर है, सुमित की एडवाइस पे किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये तो आपका एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टमैन जेट स्कोर। हाँ जी, ऑल्टमैन जेट स्कोर आपको निकालना है यहाँ पर फटाफट से। और ऑल्टमैन जेट स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जेट स्कोर इक्वल टू 1.2 x1, 1.4 x2, 3.3 x3, 0.6 x4 और 0.999 x5। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे बिना देखे फटाफट से फॉर्मूला लिखा है। चेक कर लो भैया फॉर्मूला सही है कि नहीं सही। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फटाफट से लिखें आप। देखिए भैया आगे, अब पहले हम आंसर किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर एक्स लिमिटेड, और फिर आंसर किसके लिए निकाल देंगे, फॉर जेड लिमिटेड। चलिए भाई जल्दी से देखते हैं जेड स्कोर कितना आता है आपका। हाँ जी, 1.2 इंटू आपके पास वैल्यू है 0.6, हाँ जी, 1.4 इंटू 0.5, 3.3 इंटू 0.75, 0.6 इंटू 1.875 और 0.999 मल्टीप्लाई बाई
1.2, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में आंसर देखते हैं। ऐसे यहाँ पे अपना निकालते हैं जेड स्कोर कितना है। आंसर को हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया है। 1.2 इंटू 0.58, 1.4 इंटू 0.79, 3.3 इंटू 0.625 और 0.6 इंटू 1.8 और 0.999 इंटू 1.25। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है और बाद में इनके बेस पे डिसीजन मेकिंग करना है कौन सी कंपनी सेफर जोन में है। पहले तो ये चेक करो। हाँ जी, वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी लास्ट में सॉल्व करके फटाफट से चेक कर लेते हो भाई कितना कितना आता है। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 आपके पास आता है 0.72। हाँ जी, 1.4 इंटू 0.5 तो 0.70, 3.3 इंटू 0.75 2.475, 0.6 इंटू 1.875 तो आपके पास आ जाएगा 1.125 और 0.999 मल्टीप्लाई बाई 1.2 आपके पास आ जाएगा 0.999। हाँ जी, ऐसे दूसरे का निकाल लो। हाँ जी, चेक कर लो फटाफट से किसका कितना कितना आ रहा है, जल्दी बताइए।
6.194 आपके पास में जेड स्कोर आ रहा है। अब यदि हम दोनों का जेड स्कोर देखें तो दोनों का ही जेड स्कोर बहुत अच्छा है दोनों का जेड स्कोर 2.99 से ज़्यादा है। दोनों ही कंपनी का जेड स्कोर 2.99 से ज़्यादा है। ऐसे में हम मिस्टर अमित को एडवाइस देंगे कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा सेफर कंपनी में पैसा लगाना है तो 6.2188 मतलब आप इसे कह सकते हैं राउंड फिगर में ये आपके पास कितना आ जाता है 6.22 और यहाँ पे आपके पास कितना आता है, यदि मैं 2 डेसिमल तक देखूँ तो 6.19, ये 22 है और ये 19 है, तो बेटर आपके पास कौन सा है, ज़्यादा सेफर यदि कंपनी में जाना चाहते हैं तो 6.22 6.19 से बड़ा होने की वजह से मोर सेफर कंपनी एक्स लिमिटेड है वाई से। अब ऐसे में हमें कमेंट क्या लिख के आना एग्जाम में, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सुमित रेफर टू द inference of model which states that Z score above 3 indicates that the company under consideration is financially healthy। ठीक है ना। तो comparing the Z score of the two companies X Limited and Y Limited, Sumit advises Amit that both the companies have pretty good score। दोनों कंपनी का स्कोर बहुत अच्छा है जो मैंने अभी आपको बताया भी था, and are considered to be financially healthy since the Z score of the companies under consideration is substantially higher than 2.99 2.99 से ज़्यादा है। दोनों कंपनी बहुत अच्छी परिस्थितियों में है। However, there is a slight difference in the score from the above। आपने देखा ही है, एक जगह 2 पॉइंट कितना आ रहा है 6.22 आ रहा है और एक जगह आ रहा है 6.19। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फ़र्क तो है ही थोड़ा बहुत। तो Sumit advises Amit that both the companies are in safe as regard to bankrupt risk। It may be stated that X Limited is slightly safer company to invest than Y Limited as projected by Altman Z score। तो सुमित ने अपने बचपन के दोस्त अमित को बताया कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों ही सेफर कंपनी है। दोनों का स्कोर 2.99 से बहुत ज़्यादा है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन जेड का जो स्कोर है वो स्लाइटली कम है एक्स लिमिटेड से, या ये कह सकते हैं एक्स का जो स्कोर है वो स्लाइटली ज़्यादा है वाई लिमिटेड से। तो आप यदि सेफर जोन में जाना चाहते हैं तो बेटर है आप एक्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आ गया, फटाफट से नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट ऑल्ट्समैन जेड स्कोर एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है वो आपकी पब्लिक है या प्राइवेट है। उसके लिए हमें यदि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दे रखी है तो उसका ना आपकी जो कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। कौन सा केस हो जाएगा, पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ मार्केट वैल्यू of shares is given, then it is a case of public limited। ठीक है ना। मतलब कि 1968 में जो मॉडल बना था आपको उसका इस्तेमाल करना है। यदि आपका मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में ना होता, बुक वैल्यू गिवन होता, तो फिर उस केस में आप क्या करते, आप यहाँ पर 1983 में जो नया मॉडल आएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो फॉलो करेंगे, जो थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा अभी। हाँ, यहाँ तक नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया पीपीटी पर, ताकि आपको पढ़ाना आसान हो जाए मेरे लिए।
सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल हमारे को सबसे पहले चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे को करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब करंट एसेट आपके पास 2 लाख और करंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख। तो सबसे पहले हम 5 कीज रेशो निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ 5 की रेशोज। हाँ जी, 5 की रेशोज निकाल लेते हैं फॉर ऑल्टमैन जेट स्कोर। ऑल्टमैन जेट स्कोर के लिए जो हमें 5 रेशो की जरूरत पड़ती है वो हम निकाल लेते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? तो ऑल्टमैन जेट स्कोर के लिए जो 5 रेशोज हमें निकालनी है वो कैसे कैसे निकालनी है, फटाफट से देखते हैं आप। देखिए भाई, हाँ जी, पहला जो रेशियो है वो आपके पास है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं भाई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है क्वेश्चन में, 2 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी आपके पास कितना है, 1 लाख रुपए, और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए। ऐसे टोटल एसेट्स निकालने हैं। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा क्वेश्चन में, हाँ जी, टोटल एसेट्स निकालने के लिए हमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट आपके पास है 3 लाख रुपए और करंट एसेट आपके पास में है 2 लाख रुपए। तो आपकी टोटल एसेट आपके पास कितनी आ गई, 5 लाख रुपए। और आपके पास में ये रेशो कितनी आ जाएगी, रेशो आपके पास में आ जाएगी 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इक्वल टू 0.20। दूसरा आपको निकालना है रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स। और ये रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स, रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स आपको निकालना है। टोटल एसेट तो मिली गया, बस आपको रिटेन अर्निंग ढूंढना है। अब रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं, रिटेन अर्निंग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। रिटेन अर्निंग को निकालने का फॉर्मूला है रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, या एक काम करता हूँ, अलग से आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा किसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो अभी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ आएगी, जनरल रिजर्व आ जाएगा। यानी जनरल रिजर्व कितना है आपके पास में क्वेश्चन में, 75,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 50,000 रुपये। और आपका जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपके पास है वो 25,000 रुपये। तो इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा 1 लाख रुपये। और टोटल एसेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट करके। फॉर्मूला भी मैं लिखवा भी दूंगा किसका क्या फॉर्मूला है। तीसरा आपके पास है EBIT अपॉन टोटल एसेट। EBIT अपॉन टोटल एसेट। EBIT निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें इंटरेस्ट ऐड कर देना चाहिए। यदि मुझे EBIT निकालना है तो EBIT निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,30,000 रुपये और इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिबेंचर पे 20,000 रुपये। और टोटल एसेट हमें क्वेश्चन में पता ही है हमारे पास में कितनी है, 5 लाख रुपये। मतलब कि हमें 1.5 लाख को 5 लाख से डिवाइड करना है और हमारे पास में रेशियो आ जाएगी 0.30। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट्स। अब टोटल डेट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। प्राइस वर्ड लिखना चाहो तो प्राइस लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी।
ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हम यदि देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास में 2 लाख रुपए दे रखे और फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इक्विटी के 2 लाख डिवाइड बाई 10, 20,000। चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 2 लाख डिवाइड बाई 10, 20,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। और मार्केट प्राइस आपके पास है इक्विटी शेयर की 15 रुपये। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू आपको 1 लाख रुपये दे रखी है। आप इसको डिवाइड करो फेस वैल्यू 100 रुपये से और मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस 150 से। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट आपको कितना दे रखा है? डिवेंचर्स। लॉन्ग टर्म डेट आपको दे रखा है डिवेंचर्स, ठीक है जी। और साथ में क्या दे रखा है? हाँ जी, डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपये और करंट लायबिलिटी आपके पास है 1 लाख रुपये। अब आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितनी कितनी वैल्यू आएगी। हाँ जी, ये वैल्यू आएगी 2 लाख डिवाइड बाई 10, 20,000। 20,000 को 15 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख। 3 लाख प्लस 1.5 लाख कितना आ जाएगा? 4.5 लाख। हाँ जी, 4.5 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 3 लाख से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। और लास्ट आपके पास में है, आपके पास में एक काम भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप इनको नंबर की जगह ये कह सकते हैं ये x1 है, ये आपके पास में x2 है, x3, x4 और अब हम लास्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं x5, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, दे रखी है भाई 10 लाख रुपए आपको सेल वैल्यू दे रखी है और 10 लाख को आप डिवाइड कर दो किससे? टोटल एसेट 5 लाख से, तो आपके पास आ जाएगा 0.20। तो पहला पॉइंट जो आपके पास है वो भी 0.20 है, दूसरा भी 0.20 है, तीसरा 0.30 है, फोर्थ आपका 1.5 है और लास्ट आपके पास कितना है? अच्छा, 10 लाख को 5 लाख से डिवाइड करना भाई, ध्यान रखना, आपके पास आ जाएगा 2। करेक्शन कर लेना, 10 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इक्वल टू 2, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपकी 5 की रेशियोज निकल गई जो ऑल्टमैन जेड स्कोर को निकालने के लिए ऑल्टमैन को चाहिए होती है। तो सबसे पहले आपको मैंने 2 सिंपल क्वेश्चन कराए, फिर थर्ड क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूले में ये रेशियोज निकालनी सिखाई और इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं, EBIT कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों को निकालना भी सीख लिया हमने। तो फटाफट से देखिए अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्ट्समैन जेड स्कोर। हाँ जी, ऑल्टमैन जेड स्कोर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जेड स्कोर इक्वल टू 1.2 x1, 1.4 x2, 3.3 x3, 0.6 x4 एंड 0.999 x5। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। अब वैल्यूज़ अभी आपने निकाली है 1.2 इंटू 0.20, 1.4 इंटू 0.20, 3.3 इंटू 0.30, 0.6 इंटू 1.5 और लास्ट 0.999 इंटू 2। हाँ जी, सॉल्व करके मुझे बताइए वैल्यू कितनी कितनी आती है। वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 0.24 आपके पास आ जाएगा, 0.28 आपके पास आ जाएगा, 0.99 आपके पास आ जाएगा, 0.90 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1.998। हाँ जी, सॉल्व करके आप कितना लिख सकते हैं? 4.408, जो कि बड़ा है किससे? 2.99 से, विच इज़ ग्रेटर देन 2.99। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कंपनी का ऑल्टमैन जेड स्कोर है वो 4.408 है, विच इज़ ग्रेटर देन 2.99। इसका मतलब है जो कंपनी है वो सेफर जोन में है। तो सिंस ऑल्टमैन जेड स्कोर ऑफ द पब्लिक कंपनी is 4.408, which is higher than 2.99, जो कि 2.99 से क्या है? ज़्यादा। Hence company is a non
बैंकक्रप्ट कंपनी और कंपनी नॉन बैंकक्रप्ट कंपनी। अब बात आती है फॉर्मूलों की। सर फॉर्मूले भी बता दीजिए हमारे को। तो फॉर्मूले आपको हम यहाँ पे फटाफट से बता देते हैं किसको निकालने में क्या करते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यदि आपको रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, ठीक है ना, मतलब आपको निकालना है रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग निकालने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट कह दो या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कह दो, फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब रिजर्व एंड सरप्लस तो आपको पता ही है, सारे के सारे रिजर्व्स क्या कर दो, जोड़ दो। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट है तो प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ये सारे के सारे रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में है टोटल एसेट, जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दो और मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही इक्विटी शेयर का निकालेंगे, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे, सेम निकालेंगे। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके पास में 5 भी है जो आपको करके दिखाना है। जल्दी से 5th क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और आप मुझे करके दिखाओ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, करके दिखाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, जो लगभग वैसी है जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 4th करवाया था आपको। इसमें भी वही सारी चीज़ें आपको निकालनी है जैसे मैंने 4th क्वेश्चन में निकलवाया था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में 5 की रेशियोज हैं वो निकालनी है। तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स में क्या लिख सकते हैं, पहले बेसिक कैलकुलेशन लिख सकते हैं, मन में करना चाहें तो मन में भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप लिखेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट आपके पास है 4 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी आपके पास है 2 लाख रुपए, और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। फिर आपको निकालना है मान लीजिए टोटल एसेट, तो आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है 6 लाख रुपये और करंट एसेट आपके पास में 4 लाख रुपये, और आपके पास में टोटल एसेट कितनी आ जाएगी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़। हाँ जी, आपको नेक्स्ट चाहिए सेल्स, तो मैं कहूँगा जी सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी, सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 लाख रुपए। हमें चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए आपको जनरल रिजर्व प्लस P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्लस करना पड़ेगा।
हाँ जी, जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख रुपए और पीएनएल आपके पास में है 1 लाख रुपए। टोटल हमारे पास आ गए 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। यदि मुझे क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग चाहिए तो रिटेन अर्निंग निकालने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि 2.5 लाख में से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो मुझे क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट के नाम से दिया हुआ है वो 50,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा और मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपये आ जाएगी। कितने रुपये आ जाएगी भाई, 2 लाख रुपये वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए तो आपको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 लाख को हमने डिवाइड किया 10 रुपये से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 से और हमारे पास में आ गया 6 लाख रुपये। ऐसे यदि मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए किसका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो बुक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस से। तो देखिए कितना कितना आता है आपके पास में। हाँ जी, 2 लाख को आपने डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई किया आपने 150 से और आपके पास आ गया 3 लाख। इस तरीके से यदि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो आपके पास में आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास आ चुका है 6 लाख रुपये और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 3 लाख रुपये। दोनों का सम कर दो तो आपके पास आ गया 9 लाख रुपये। अब जो जो वैल्यू आपकी काम की है उनको हाईलाइट कर लो। वर्किंग कैपिटल चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, मुझे सेल चाहिए, मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे चाहिए बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट्स। अब टोटल डेट्स में भाई 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि डिवेंचर के नाम से मुझे दे रखा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिवेंचर आ गए 4 लाख के और करंट लाइबिलिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपये। टोटल मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख रुपये। तो जो जो चीज़ें मेरी काम की थी मैंने सारी चीज़ें निकाल दी। 4th क्वेश्चन में मैंने ये डायरेक्टली करके दिखा दिया था। मैंने कहा आप बच्चे समझदार हैं, रेशो चैप्टर आप कर चुके हैं, चैंपियन बन चुके हैं एफएम में, तो ये सारी चीज़ें आप ओरली भी कर सकते हो। बट मैं आपको सेशन दूंगा, यदि क्वेश्चन बड़ा आता है 8-10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भैया सारी चीज़ें करके आए। 2-4 नंबर का आता है तो कुछ कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा सब कुछ लिखने का। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमें अगला काम क्या करना है, हमें निकालना है 5 कीज़ रेशो। 5 कीज़ रेशो निकालनी है, 5 कीज़ रेशो निकालनी है, 5 कीज़ रेशोज़ जो कि कहाँ यूज़ होती है, ऑल्टमैन जेड स्कोर में। तो पहला है X1 मतलब वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। दूसरा आपके पास है X2 आपके पास में है रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट। फिर आपके पास है X3 EBIT अपॉन टोटल एसेट। फिर आपके पास है X4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू ऑफ डेट और X5 में आपके पास है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में पता लग गई हैं कितनी कितनी है, बस आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू पुट करके आपको फटाफट से काम निकालना अपना। अब सबसे पहले हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है वो देख लेते हैं। हमारी वर्किंग कैपिटल अभी हमने सबसे पहले निकाला था क्वेश्चन में, हमारे पास आया था 2 लाख रुपये और टोटल एसेट हमारे पास में कितना है 10 लाख और ये रेशो आपके पास में आ जाएगा 0.2। फिर आपके पास में रिटेन अर्निंग कितना था क्वेश्चन में, रिटेन अर्निंग आपके पास है 2 लाख और टोटल एसेट आपके पास है 10 लाख और ये रेशो आपके पास आ जाएगा 0.20। फिर आपके पास में EBIT कैसे निकालते हैं भाई, EBIT निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है 2,60,000 और इंटरेस्ट आपके पास है 40,000 और टोटल एसेट आपके पास है 10 लाख। मतलब कि 3 लाख को आपने डिवाइड कर दिया 10 लाख से तो आपके पास भाई जो वैल्यू आएगी वो बेटे आपके पास आ जाएगी 0.30। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी आपने निकाली थी क्वेश्चन में 9 लाख रुपये, 9 लाख रुपये
और बुक वैल्यू और टोटल डेट है 6 लाख रुपए, और ये रेशो आपके पास आ जाएगी 1.5। सेल आपके पास है क्वेश्चन में 20 लाख, टोटल एसेट आपके पास है 10 लाख। यदि 20 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में सारी की सारी जो 5 रेशो हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में जो 5 रेशो निकाली थी उनके बराबर है। पहला 0.20, फिर दूसरा भी 0.20, तीसरा 0.30, और आपके पास कितना आ रहा है 1.5, और लास्ट में कितना आ रहा है 2। और पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था भाई, तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वहीं से कॉपी कर लूँगा फटाफट से। तो कॉपी करके आ लूँगा, अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। सेम आंसर है जो आंसर मैंने 4th का लिखा है, क्योंकि भाई सारी वैल्यू सेम आ रही है। यदि पांचों की रेशो 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में सेम आएगी तो भाई आपका जो जेड स्कोर है वो पहला जितना था 4.408, अब भी 4.408 आएगा। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं 4th और 5th दोनों को सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो मैंने दोनों को सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब एक तरीके से आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, और ये पांचों क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो 1968 मॉडल का किया है, जिसके अंदर हमें मार्केट वैल्यू दे रखी थी। और यदि हमें मार्केट वैल्यू दे रखी है तो हम 1968 का जो पब्लिक हेल्ड कंपनी है उनका जेड स्कोर कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया। अब पॉइंट आता है कि यदि किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसे में ऑल्टमैन ने उनका जो जेड स्कोर है वो कैसे निकाला होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब फटाफट से नोट करते हैं। हाँ जी, 1983 में 68 में डेवलप किया था हमने पब्लिक के लिए। 1983 में काफ़ी साल लग गए, जहाँ पे हमने अपना आंसर अब किसके लिए भी निकाल दिया, प्राइवेट हेल्ड फर्म के लिए। किसके लिए निकाल दिया भैया, प्राइवेट हेल्ड फर्म के लिए। पहले हमने आंसर किसके लिए निकाला था, पहले आंसर हमने निकाला था किसके लिए भाई, पब्लिक के लिए। अब किसके लिए निकाला है, प्राइवेट के लिए, और नाम रख दिया रिवाइज्ड जेड स्कोर। रिवाइज्ड जेड स्कोर का मतलब है हम अपना आंसर अब पब्लिक के लिए नहीं निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे हैं, प्राइवेट हेल्ड कंपनी के लिए। उसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ आपका सेम रहता है। जो 5 की रेशो है वो पांचों की पांचों रहेंगे। यहाँ पे आपका जो पहला चेंज आएगा वो चेंज आएगा कि आपका मार्केट वैल्यू की जगह आपको क्या लिखना है, बुक वैल्यू। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू दे रखी होगी और केस कंपनी का ये नहीं बता रखा वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो आपको वहाँ पे फिर प्राइवेट मान के चलना पड़ेगा यदि बुक वैल्यू आपको दे रखी है। ध्यान से सुन लें, क्वेश्चन गलत ना हो जाए एग्जाम में। यदि आपके सामने एग्जाम में बुक वैल्यू लिखा है और ये नहीं बता रखा कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, तो फिर उस केस में आपको प्राइवेट मान के चलना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में पब्लिक या प्राइवेट के बारे में पता नहीं चल रहा लेकिन वहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है तो फिर वो पब्लिक का केस बन जाएगा, क्योंकि पब्लिक के केस में मार्केट वैल्यू होती है, प्राइवेट के केस में मार्केट वैल्यू नहीं होती। और यहाँ पे जो जेड स्कोर निकालना है उसमें रेशो बदल जाएगी, रेशो आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे जो फैक्टर है वो 0.717, 0.847, 3.107, 0.420 और आपके पास आ जाएगा 0.998। मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू बदल गई। पहले वैल्यू क्या थी, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 और 0.998। यहाँ पे चेंज हो गया 0.717, 0.847, 3.107, 0.420 और 0.998। बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पे 2.99 था, यहाँ पे सिर्फ 2.9 रह गया। 2.99 की जगह 2.9 हो गया। वहाँ पे जो था 1.81, 1.81 की जगह हो गया 1.23, मतलब स्लैब चेंज हो गया। 1.81 की जगह अब आपका हो गया 1.23। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो रिस्क की जोन है, रिस्क ये आपका एवरेज और ये आपके सेफर जोन। जो रिस्की जोन है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी वैल्यू होनी चाहिए 1.23 से छोटी। 1.23 से छोटी का मतलब है आपकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं 1.2 पे ख़त्म हो जाएगी, 1.22 पे, ठीक है ना। फिर 1.2 से ऊपर जैसी वैल्यू आएगी कहाँ तक, 2.9 तक, 2.9 तक। 2.9 का मतलब क्या हुआ, और 2.9 के ऊपर होता है 3, तो इसका मतलब इससे छोटी छोटी वैल्यू और इससे बड़ी, मतलब 1.2 से बड़ी बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू आपकी एवरेज में आ जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो जेड का आंसर है वो 1.22 से तो बड़ा है
और 3 से छोटा है, और यहाँ पे z की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, और यहाँ z की वैल्यू छोटी है किससे, हाँ जी 1.22 या उससे छोटी, ठीक है ना। मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे जो लैंग्वेज इन्होंने दे रखी ना उसी लैंग्वेज को मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया आपको। यदि z की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है, ठीक है ना, इन्होंने कहा 2.9 से ज़्यादा होना चाहिए, 2.9 का होना जैसे ही 3 हो जाएगा, मतलब 3 या उससे ज़्यादा हो जाए तो सेफर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1.22 या उससे कम होगा तो रिस्क है, 1.22 से ज़्यादा है, 3 से कम है तो एवरेज है, 3 से ज़्यादा है तो आपका 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए क्या सेफर जोन हो जाएगा। अब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको पहले 1968 मॉडल कराया था पब्लिक हेल्थ कंपनी के लिए, वैसे ही सेम आपको आंसर निकालना है किसके लिए, प्राइवेट हेल्थ कंपनी के लिए। तो ज़रा हो जाए 1-2 क्वेश्चन, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो किसका दिखाई देगा, प्राइवेट हेल्थ कंपनी का। क्यों दिखाई देगा, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा हुआ है कैलकुलेट जेट स्कोर फॉर SDR लिमिटेड, SDR के आगे तो कहीं पे नहीं लिखा ये प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दे रखा है। यदि क्वेश्चन में हमें इक्विटी की बुक वैल्यू दे रखी है, इक्विटी की बुक वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, और मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से हमें पता लगेगा कि ये जो कंपनी है SDR अब वो कौन सी है, प्राइवेट हेल्थ कंपनी, जिसके लिए जेट स्कोर निकालने का फॉर्मूला ऑल्टमैन ने कब डेवलप किया, 1983 में, 1983 में, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, रेशो वही रखी है 5, बट उसको निकालने के लिए उन्होंने फैक्टर चेंज कर दिया, 1.2 की जगह उन्होंने रख दिया 0.717 ऐसे। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखवा रखा है जो बात मैं बोल रहा हूँ, एज पर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इन द प्लेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बुक वैल्यू ऑफ डेट। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रेशियो दे रखी है उसमें बुक वैल्यू दे रखी है किसकी जगह, मार्केट वैल्यू। ऐसे में वैल्यू ऑफ जेट स्कोर इज टू बी कंप्यूटेड एज पर ऑल्टमैन 1983 मॉडल, किसके हिसाब से निकालना भैया आपको, 1983 मॉडल के हिसाब से आपको अपना आंसर निकालना है, ना कि 1968 के हिसाब से। इंस्टेड ऑफ 1983 मॉडल यूज़ करना है 68 की जगह। बात समझ में आ रही है। चलिए अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो आपको पता ही है भैया। यहाँ पे जो x1 है वो आपके पास है 0.20, x2 आपके पास है 0.40, x3 आपके पास है 0.25, x4 आपके पास है 1.5 और x5 आपके पास है 2.5। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए जी 2.5। अब फटाफट से हम अपना आंसर निकालते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्टमैन, हाँ जी, ऑल्टमैन जेट स्कोर फॉर SDR लिमिटेड, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1983 मॉडल। हाँ जी, 1983 मॉडल से हम अपना आंसर निकालेंगे। और यहाँ पे जेट स्कोर निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आपके सामने है 0.717 x1, 0.847 x2, 3.107 x3, 0.420 x4 और 0.998 x5। चलिए अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना काम चलाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0.717 इंटू वैल्यू कितनी थी भाई 0.20, फिर आपके पास वैल्यू कितनी है 0.40, फिर आपके पास वैल्यू कितनी है 0.25, फिर आपके पास वैल्यू कितनी है 1.5 और फिर आपके पास वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है जी।
अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से कितनी कितनी वैल्यू आती है, सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी कितनी आती है, जल्दी बताओ भाई। तो बच्चे ने जवाब दिया सर 0.1434, 0.3383, 0.77675, 0.63 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2.495 और इन सबको यदि मैं सॉल्व कर दूंगा तो टोटल मेरे पास में आ जाएगा 4.38। अब ये 4.38 बड़ा है किससे, 2.9 से, क्योंकि यहाँ पे जो 1983 मॉडल है उसमें जो स्लैब है वो 2.99 की जगह 2.9 आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो SDR लिमिटेड है वो सेफर जोन में है, सिंस डेट स्कोर ऑफ प्राइवेट हेल्ड कंपनी SDR Limited is 4.38 which is greater than 2.9, hence SDR Limited is in safer जोन। यानी कौन से जोन में, सेफर जोन में है भाई। यानी कौन से जोन में है भैया, सेफर जोन में, मतलब कि नॉन बैंक्रप्सी है। एंड वी कैन से SDR इज ए नॉन बैंक्रप्सी और वी कैन से SDR लिमिटेड इज ए नॉन बैंक्रप्ट हाँ जी, फटाफट से आप यहाँ पे नोट कीजिए और जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाइए। 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसी है जैसे 6 मैंने आपको कराया, और आप जल्दी से मुझे 7 क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7 क्वेश्चन करके दिखाइए। इस तरीके से कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस जो आपका चैप्टर है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस जो आपका चैप्टर है, उसमें जो हमें ये पता लगाना है कि क्या हमारी कंपनी की हालत फ्यूचर में कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, बेकार है। इनको यदि जानना है तो उसके लिए हमने अभी पहला मॉडल डेवलप किया, पहला मॉडल सीखा है ऑल्टमैन मॉडल। जो एक होता है यूनिवेरिएट मॉडल और एक होता है मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब जहाँ पे सिंगल रेशो को लेकर हम अपना आंसर निकालते हैं, और मल्टीवेरिएट में हम एक से ज़्यादा रेशो को अपना आंसर, मतलब बेस लेकर अपना आंसर निकालते हैं। तो ऑल्टमैन जेड स्कोर में हमने क्या देखा, ऑल्टमैन ने 22 रेशो ली थी 66 कंपनी का, उसमें से भी उसने 5 रेशो ली। 5 रेशो में एक उसके पास आ गई थी वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट, दूसरा रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट, तीसरा EBIT टू टोटल एसेट। इस तरीके से चौथा आपके पास में क्या था, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू। पब्लिक है तो मार्केट वैल्यू है, प्राइवेट है तो बुक वैल्यू टू टोटल डेट्स, और एक आपके पास था सेल टू टोटल डेट्स। इन 5 रेशो का इस्तेमाल करके वो ये पता लगा रहे हैं कि यदि हमारा स्कोर एक लिमिट से ऊपर है या लिमिट के बराबर है या उससे कम है तो कंपनी की जो बैंक्रप्सी है वो होगी या नहीं होगी, मतलब कंपनी सेफर जोन में है या रिस्की जोन में है या एवरेज जोन में है, वो कौन से जोन में है वो आपको बता सकते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे नहीं करे उस कंपनी में, उसको पता लग जाएगा कि यार इसमें इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है या नुकसान है। चलिए, तो 6 क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7 क्वेश्चन नंबर। सेम इसी तरीके से मुझे 7 क्वेश्चन भी करना है, और वहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा जो आपके सामने है। यानी 7 क्वेश्चन में हमारे पास जो X1 है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग ऑल्टमैन मॉडल कैलकुलेट जेट स्कोर ऑफ SDR लिमिटेड। यहाँ पे 5 रेशो आपको निकाल के दी हुई है, जिसमें हमारा जो पहला रेशो है वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट, जैसे हम X1 से डिनोट करते हैं, वो है 0.25। दूसरा हमारे पास जो रेशो है वो है रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट, जैसे हम डिनोट करते हैं X2 से 0.50। तीसरी रेशो आपके पास में है EBIT टू टोटल एसेट, जैसे हम डिनोट करते हैं X3 से, मतलब 0.19। फिर आपका X4 1.65, और लास्ट आपके पास है सेल्स टू टोटल एसेट, जैसे हम डिनोट करते हैं X5 से, वो आपके पास आ जाएगा 3। अब आपको करना क्या है, वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। जेट स्कोर आपको निकालना है और बताना है कि कंपनी कौन से जोन में है। फटाफट से बताइए कंपनी कौन से जोन में है। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो करोगे।
यानी 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ऑल्ट्समैन जेट स्कोर। हाँ जी, SGR लिमिटेड जो क्वेश्चन नंबर 7 में है वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट हेल्ड है, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखी है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जेट स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। $1983, चाहे तो पिछले वाले में भी लिख देना भैया 1983, ताकि आपको पता चल जाए। वैसे मैंने ऊपर लिखवा दिया था आपको। और 0.717 x1, 0.847 x2, 3.107 x3, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, फटाफट से देखिए। तो 0.717 इंटू आपके पास है 0.25, 847 इंटू 0.50, 3.107 इंटू 0.19, 0.42 इंटू 1.65 और 0.998 इंटू 3। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई कितनी वैल्यू आती है। और ये सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है देखिए। पहली वैल्यू सॉल्व करने पर आपके पास आती है 0.17925, फिर आपके पास वैल्यू आएगी 0.4235, 0.59033, हाँ जी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4.88। तो आप क्या लिखोगे? सिंस जेट स्कोर ऑफ SGR लिमिटेड इज 4.88 which is higher than 2.9, hence SGR Limited is a non-bankrupt company। तो यहाँ पे आपके जो कोर्स में 3 मॉडल हैं, जिसमें से मैंने आज की क्लास में एक मॉडल आपका कंप्लीट करा दिया है, ऑल्ट्समैन जेट स्कोर। अभी 2 मॉडल बाकी हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। छोटे छोटे मॉडल हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा और आपको टेंशन की हो जाएगी ख़त्म। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं।